मिलेगी ही निश्चित रूप से। और उसको जब हम देख रहे हैं कि स्वर्ण अनिल दीदी यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद भी दूंगी और उनके आशीष के साथ अपना वाणी को जो भी मैं अपने एक छोटे से ज्ञान के साथ उनके विषय में कुछ बोल सकती हूँ, लोकमान्य के विषय में, जबकि उनका जो व्यक्तित्व है बहुत विशाल है और भावुक क्षण है ये। जब जैसा कि अभी बताया आनंद भाई ने कि उनका पुण्यतिथि भी और जन्म तिथि भी अभी पिछले समय ही गई और हम उस वक्त इस कार्यक्रम को ना करके उसके बाद कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारे नाम मैं यहाँ देख रही हूँ ये अपने आप में इस पूरे कार्यक्रम को सार्थक कर जाते हैं। और विशेष रूप से आदरणीय सोमदत्त भाई साहब का मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस विषय के लिए चुना। आज स्वतंत्रता के 75वीं अमृत वेला में हम जब इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तिलक को याद करना, लोकमान्य तिलक को याद करना, बाल गंगाधर तिलक को याद करना और उनके दिए हुए मार्ग को और उनके उस दिए हुए उस शब्द को कि स्वतंत्रता मेरा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। यह ठीक है कि हमने स्वाधीनता तो पाई और लेकिन उस स्वराज की तरफ, उस तिलक के उस स्वप्न की तरफ बढ़ने के लिए अभी हमारे पास बहुत कुछ सोचने के लिए है। और निश्चित रूप से हम सब आज इस मंच के माध्यम से देश के उन युवाओं को, देश के उन राष्ट्रवादी लेखकों को, देश की आने वाली संततियों को जो आज उस वातावरण में, उस खुली हवा में सांस लेने में सक्षम है और एक स्वराज की तरफ बढ़ते हुए उस परिकल्पना को जो कभी तिलक ने की थी, उसमें उन सभी का एक बड़ा योगदान रहे। और उनकी उस लेखनी को जो उन्होंने केसरी और मराठा के माध्यम से दी, और निश्चित रूप से उनका जीवन जो कष्टों से भी भरा था, लेकिन उनकी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति जो बहुत कुछ कह जाती है उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उनका एक शब्द ही जो बार बार जब तिलक का नाम आता है और स्वराज यहाँ गूंजने लगता है और हृदय के अंदर एक प्रहार भी करता है कि किन परिस्थितियों में तिलक ने उस शब्द को, उस को ढूंढ कर सबके मन पर स्वराज की प्राप्ति के लिए, स्वाधीनता के लिए एक ऐसा शब्द अंकित किया जो आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक थाती बन गया। और आने वाले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या उस लड़ाई में संलग्न थे, सभी के लिए एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए कि मार्ग, पथ प्रदर्शन तिलक ने अपने इस शब्दों के माध्यम से किया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूं। वास्तव में उनके ये शब्द याद आते हैं कि प्रातःकाल में जब सूर्य उदित होता है और सांध्य काल के अंधकार के गर्त में चला जाता है, तो अंधकार में जाए बिना प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती, और गर्म हवा के झोंके में जाए बिना, कष्ट उठाए बिना, पैरों में छाले पड़े बिना और कोलाहल किए बिना स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उनके ये शब्द अंदर तक झकझोर जाते हैं और जब उन्होंने ये शब्द बोले होंगे तो निसंदेह लोकमान्य उनके साथ ऐसे ही नहीं जुड़ा होगा। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ये शब्दों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में उनके राजनीतिक और सामाजिक अवदान, जो कि मेरे जैसे अल्प ज्ञानी के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो मेरे प्रेरक रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी लेखक, वो बहुत से लोगों के प्रेरक रहे होंगे, तभी इस राष्ट्रवादी मंच ने उन जैसे व्यक्तित्व को लेकर आजादी के इस अमृत महोत्सव में यह विषय चुना। वास्तव में सोचने का विषय है कि यदि तिलक ना होते तो भारत स्वतंत्रता के उस काल में जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब जनमानस बहुत अवसाद की स्थिति में था,
और तिलक नहीं होते तो क्या देश की हालत होती। यदि तिलक नहीं होते तो भारत, उनके विषय में कहा है एक बहुत बड़े विद्वान संत निहाल सिंह जी ने, उसको यहाँ पे कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा था कि यदि तिलक नहीं होते तो भारत अब भी पेट के बल सरक रहा होता, सिर धूल से दबा होता और उसके हाथ में दरखास्त होती। तिलक ने भारत की पीठ को बलिष्ठ बनाया। मुझे विश्वास है कि देश अब सीधा होकर चलने लगेगा और तब देश उस व्यक्ति को आशीर्वाद देगा जिसने धूल में से उठाकर उसे खड़ा कर दिया। ये संत निहाल सिंह के शब्द आदरणीय बाल गंगाधर, हर दिल में निवास करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के थे। तिलक से पहले तिलक वास्तव में निर्भयता के प्रतीक थे और तिलक से पहले अपनी बात कहने का साहस राजनीति में दिखाई नहीं देता। राजनीतिक पटल पर जब तिलक की आगमन के साथ हम देखते हैं कि किस प्रकार से लेखन के भीतर, राजनीतिक आवाज के भीतर जो बदलाव आया वह अभूतपूर्व था, वह परिवर्तन की तरफ ले जाने वाला था। उनके जीवन की प्रत्येक घटना हमें बताती है कि किस तरह वो लोकमान्य बने होंगे और लोकमान्य के साथ साथ उन्होंने उस वक्त की जो जनरेशंस थी, उनकी जो पीढ़ियां थी, उनको संघर्ष करना किस तरीके से सिखाया, उन्हें इस चीज के लिए कैसे तैयार किया कि स्वराज्य को लेकर रहना है और स्वराज्य को हृदय के भीतर और मस्तिष्क के भीतर हर वक्त जीना है, तभी स्वराज्य की प्राप्ति की जा सकती है। तिलक एक संघर्षशील राजनेता थे और उन्होंने उसी युग की राजनीति को जीवन समर्पित कर दिया था। उनका जीवन, उनकी प्रत्येक सांस राष्ट्र हित में समर्पित थी, उस संघर्ष के लिए समर्पित थी जो स्वराज्य के लिए लड़ा जा रहा था। जब अंग्रेज इस देश पर निरंकुश होकर शासन कर रहे थे, उन्होंने भारत के युवा मानस को संघर्ष करने की प्रेरणा दी और इस संघर्ष से एक नई युग का प्रारंभ किया। देखा जाए तो वास्तव में लोकमान्य तिलक का संपूर्ण जीवन संघर्ष की एक संगठित कहानी है। इतिहास ने उन्हें प्रेरणा दी और उस प्रेरणा के वशीभूत उन्होंने एक नए इतिहास की रचना की। स्वराज्य उनके लिए धर्म था, स्वराज्य उनके लिए जन्म था, जीवन था। स्वदेशी आंदोलन के लिए उन्होंने जिस प्रकार से गणपति उत्सव की और शिवाजी उत्सव मनाने की परंपरा को सोचा भी होगा जिस पल, तो उसके पीछे कितनी बड़ी कल्पना होगी, यह आज हम बिन कहे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उस व्यक्तित्व ने आजादी के लिए, स्वराज के लिए दिन रात एक करके विचार मंथन करके प्रति पल स्वराज हेतु एक सांस ली होगी। वास्तव में कोरे आदर्शवाद के साथ तिलक कभी नहीं चले और उन्होंने व्यवहारिक विषयों पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से चिंतन किया। उनका चिंतन उनके कार्यों का आधार बना और जब हम देखते हैं कि मांडले जेल में गीता रहस्य पे उन्होंने कर्म योग की दीक्षा दी, तो कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने उनके लिए लिखा था कि हिंदुत्व के भीतर प्रविष्ट जिस कालकूट को किसी भी तत्व चिंतक की दृष्टि नहीं देख पाई थी, उसे तिलक की आंखों ने देख लिया था। तिलक ने उसे केवल देखा ही नहीं था, अपनी प्रखर बुद्धि से उन्होंने दूर भी किया। इसलिए हमारा मत है कि गीता एक बार तो प्रभु कृष्ण के द्वारा लिखी गई कही गई, किंतु दूसरी बार उसका सच्चा आख्यान लोकमान्य के द्वारा किया गया। रामधारी सिंह दिनकर के ये शब्द बता जाते हैं कि उन हालातों में भी, जब कठिनतर परिस्थिति में, जब वो मांडले जेल में 6 वर्ष का जीवन उन्होंने गुजारा, कष्ट के क्षणों में उन्होंने गीता रहस्य जैसे ग्रंथ का रचा, तो यह कहना ना होगा कि उस व्यक्तित्व के भीतर क्या क्या चला होगा स्वराज्य के हित और उस भारत के प्रत्येक
भारत के विश्व के प्रत्येक उस के लिए कि जो गीता का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए उन्होंने गीता के रहस्य में जाकर उन परिस्थितियों में वह ग्रंथ लिखा जब बेहद दुखद पल उनके लिए थे और जीवन की सर्वाइवल के लिए उन्होंने एक जंग वो लड़ रहे थे। उनके बाल्यकाल से ही मैं प्रारंभ करना चाहूंगी कि जब बच्चे थे तो उनके लिए बहुत शांत प्रवृत्ति के थे, लेकिन जब उनका विद्यालय अपने स्कूल में एडमिशन हुआ और उनका नया रूप देखने के लिए आया, एक छोटा सा उदाहरण है कि सारी कक्षा के बच्चे जो मूंगफली खा रहे थे, उनकी ये जो दृढ़ता है वो बाल्यकाल से ही थी। यह दिखाई पड़ता है कि अध्यापक ने जब उन्हें डांट कर कहा कि ये जो यहाँ मूंगफली के छिलके बिखरे पड़े हैं इनको बाहर फेंको, तो जो सारे बालक थे वो उठाने लगे और उन्होंने कुछ मूंगफली के छिलके उसी क्लासरूम में छोड़ दिए। उसके लिए उन्होंने अध्यापक से कहा कि यह बालक बाल तिलक उठाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उनका स्पष्ट उत्तर था कि जब मैंने मूंगफली खाई ही नहीं तो मैं ये छिलके नहीं उठाऊंगा। तो उनके इस बात से ही लगता था कि स्पष्टवादिता उन्हें जन्मजात मिली थी और उस स्पष्टवादिता के आधार पर ही उनका पूरा जीवन आधारित रहा। उस की स्पष्टवादिता से दंग आकर और उसकी शिकायत के लेकर जब उनके पिता के पास वह शिक्षक गया तो उनके पिता का भी यही उत्तर था कि बालक तिलक झूठ नहीं बोलता और वह बाहर की चीजें नहीं खाता। उनका विश्वास बोलता था पिता का कि वह तिलक के लिए कितने उनकी सच्चाई के प्रति कितने हृदय से जानते थे कि वह ऐसा नहीं कर सकता। और उसके बाद तिलक ने जीवन भर उस चीज को कायम भी रखा। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो उनकी निडरता और उस उसूलों पर कायम रहने की उनकी उस प्रवृत्ति को दिखाती हैं, जो उनकी उस प्रवृत्ति को दर्शाती हैं कि उनकी जीवन परिपाटी का दृढ़ता एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। उनका एक ढंग था कि वो हर विषय का प्रतिपादन नए तरीके से करते थे और उनकी अपनी एक शैली थी। वास्तव में वे तयशुदा सिद्धांतों पर आंखें बंद करके कभी विश्वास नहीं करते थे। इसके बजाय तर्क के आधार पर व्याख्या देकर वह उसको स्थापित करने का प्रयास करते थे। और इसके बहुत सारे उदाहरण हम सबने पढ़े होंगे, कुछ मैं इस छोटे से समय में देने का प्रयत्न भी करूंगी। अपने जीवन के प्रारंभ में ही तिलक ने तय कर लिया था कि वे शिक्षा प्राप्ति के बाद जीवन यापन के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि वह देश की स्वाधीनता के लिए कार्य करना चाहते थे। उनके मित्र गोपाल गणेश आगरकर, जिसका कि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा, इन दोनों का ही यह मानना रहा कि सरकारी नौकरी करके अंग्रेजों का पिछलग्गू बनने से अच्छा है कि देश की स्वाधीनता के लिए कार्य किया जाए। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम पाते हैं कि जनवरी 1880 के दौरान उन्होंने एक औपचारिक रूप से न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, क्योंकि वह उनका सोचना था तिलक का कि आगरकर का और तिलक का दोनों का ही कि शिक्षा के माध्यम से ही बदलाव लाया जा सकता था। और उनका मन बहुत व्यथित था तत्कालीन परिस्थितियों में, क्योंकि वैसी शिक्षा जो कि उस वक्त की युवा पीढ़ी को मिल रही थी, उस वक्त के बालकों को मिल रही थी, जहां भारत का कोई ज्ञान नहीं था, उसको बदले बिना, उनके अंदर एक आत्म अनुभूति उत्पन्न किए बिना स्वराज्य की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता था। तो उन्होंने बहुत अल्प समय में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और इस स्कूल के माध्यम से व्यवस्थापक अपने छात्रों को केवल यही देना चाहते थे कि प्राचीन संस्कृति से परिचित किया जाए, उनके अंदर एक गर्व का भाव उत्पन्न किया जाए। वो चाहते थे कि उस स्कूल के छात्र शिक्षा को केवल आजीविका का ही साधन ना समझें, अपितु शिक्षा को एक ऐसी कला या कौशल के रूप में अपनाएं जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, उसका पूर्ण विकास कर सकती है, एक उन्हें अच्छा नागरिक बना सकती है। और
सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि भारतीय ज्ञान संपदा का आत्म गौरव जागृत करना उनका मकसद था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हुए देश के युवाओं के मानसिक पटल पर राष्ट्रीयता के बीज डालने का कार्य तिलक का बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र की युवा पीढ़ी को रहा। आगे के जीवन में हम देखते हैं कि केसरी और मराठा का संपादन तत्कालीन परिस्थितियों में कितना आवश्यक था, और अगर तिलक नहीं होते और केसरी और मराठा के माध्यम से एक जन जागृति और विचारों के मंथन को उत्पन्न नहीं किया होता तो आज देश की स्थिति क्या, हम स्वतंत्र हो पाते। वह बीज केसरी और मराठा के माध्यम से तिलक ने डाला। तिलक का मानना था कि समाचार पत्र किसी भी देश के सुधार कार्य में एक उपयोगी भूमिका अदा कर सकते हैं, बशर्ते कि वे बिना किसी सरकारी दबाव या हस्तक्षेप के कार्य के बिना किए गए। तिलक ने मराठा का संपादन किया और अगरकर केसरी का कर रहे थे। वास्तव में इन पत्रों के माध्यम से पत्रकारिता को नए आयाम मिले और सही मायनों में जागरण का कर्तव्य इन पत्रों के माध्यम से हुआ। राष्ट्र जागरण का, उस जागृति का जो उस वक्त आवश्यकता थी, सामाजिक, राजनीतिक और जनमानस को एक जीवंतता देने के लिए, उन्हें यह बताने के लिए कि उनको किस प्रकार से एक विदेशी शासन से मुक्ति पानी है, अथवा जो उनके साथ गलत हो रहा है वह कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से उसके विरुद्ध किस तरीके से लड़ें। वो आवाज और वो दिशा केसरी के माध्यम से और मराठा के माध्यम से देने का प्रयत्न नहीं था। वह एक बहुत बड़ा एक कल्पना थी जो सार्थक हुई उनके जाने के बाद, लेकिन देन उन्हीं की थी जो एक विस्तृत, एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो पाया। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में सिद्ध कर दिखाया था कि समाचार पत्रों के माध्यम से ही जन जागरण संभव है। तिलक ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अपने सिद्धांतों से कोई समझौता कभी नहीं किया। वास्तव में देखा जाए तो तिलक जैसे व्यक्तित्व युगों में पैदा होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा आधार अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए दे जाते हैं। और आज के इस दिन हम उनको याद कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। हम जब भी स्वराज की बात करेंगे, जब भी हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, जब भी हम उन पृष्ठों पे जाएंगे कि आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई उसमें तिलक सबसे पहले आकर हमारे सम्मुख खड़े हो जाएंगे। इसके बाद उनका जो सामाजिक पक्ष था, और उसमें हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से एक कल्पना की होगी तिलक ने गणेश उत्सव की और शिवाजी उत्सव की। देश के लोगों को किस प्रकार एक सूत्र में बांधा जाए, उनको पुनर्जीवित करना चाहते थे वास्तव में तिलक। उनके मस्तिष्क में राष्ट्रीय चेतना के पर्व घूम रहे थे। इसी में आगे बढ़ते हुए लोकमान्य ने सामाजिक व राष्ट्रीय चेतना की जागृति के लिए महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव प्रारंभ किया। और उन्होंने उस वक्त लगभग 1892 की बात है कि केसरी में लिखा था, पुराने जमाने की यात्राएं, मेले आदि देश के धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन के सूचक थे। इन छोटे बड़े मेलों व उत्सवों को यदि प्रतिष्ठित लोगों का साथ मिल जाए तो इससे देश का काफी भला होगा। यह उस वक्त कांग्रेस भी अपना कार्य कर रही थी, लेकिन उनका कहना था कि कांग्रेस जैसा व्यय साध्य नहीं होगा। समाज को, लोगों को जोड़ने के लिए और परिस्थितियों को समझाने के लिए इस प्रकार के उत्सवों का एक बड़ा रोल हो सकता है। उनका मानना था कि जो काम कांग्रेस द्वारा संभव नहीं हो रहा उसे इन उत्सवों के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। हम अपने इन बड़े बड़े मेलों को विराट सभाओं का रूप क्यों ना दे दें। यह सोच
किस प्रकार से बताती है कि एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या झंझावत और क्या कल्पनाएं गूंजी होंगी उस स्वराज को लेकर जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसा करके हम अपने राजनीतिक आंदोलन को देहातों तक पहुंचा सकते हैं और वह बहुत आवश्यक था। इन मेलों में लोगों को यह बता सकते हैं कि हमारे देश की वर्तमान दशा क्या है, उसकी दिशा क्या हो, उसका क्या कारण है और उसे कैसे उन्नत किया जा सकता है। हम लोगों में धर्म बुद्धि जागृत करना चाहते हैं, ये तिलक के शब्द थे जो उन्होंने उद्धृत किए कि वो जनमानस में एक धर्म बुद्धि जागृत करना चाहते थे। धर्म से तात्पर्य यहाँ किसी विशेष धर्म का नहीं, जीवन धर्म से तात्पर्य था उनका। अपनी राष्ट्रीयता को सशक्त करने वाले धर्म से तात्पर्य था उनका। लोकमान्य तिलक वास्तव में भारतीय संस्कृति के धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्हें लगा कि वैचारिक क्रांति के बिना भारतीय जनता को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और गणपति उत्सव एक ऐसा माध्यम बना जिसने लोगों को उस वक्त परस्पर मिलने जुलने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक बड़ी पृष्ठभूमि प्रदान की। उत्सव धर्मी समाज रहा है भारत का और उस उत्सव धर्मी समाज को ध्यान में रखते हुए तिलक ने गणेश उत्सव को एक पारिवारिक उत्सव से एक साझे उत्सव में बदल दिया और जो धार्मिक अनुष्ठान 10 दिन तक चलता था एक परिवार के मध्य, वह सार्वजनिक उत्सव में बदल गया। और उस सार्वजनिक उत्सव के बदलने के दौर में क्या क्या घटित हुआ होगा, क्या क्या कल्पना से तिलक ने वह कार्य किया होगा, हम सब समझ सकते हैं। आज हम समझ सकते हैं, उस वक्त जब यह प्रारंभ किया होगा तो बहुत कठिन रहा होगा, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का जो हंटर था उस वक्त, वह बहुत सशक्त और बहुत ज्यादा कठोर था। उन हालातों में तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे उत्सवों को मनाने का संकल्प लिया और यह कहना कि यह केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं था। उसका जो मकसद था सामाजिक भी था, राजनीतिक भी था, आर्थिक भी था, कला को लेकर भी था, भारतीय परंपराओं को लेकर भी था और धर्म को लेकर भी था। और सबसे बड़ा मकसद था कि भारतीय जनमानस को वह ज्ञान प्रदान करना जो स्वराज्य की तरफ और स्वराज्य की समझ को विकसित कर सके, उसकी दृढ़ता को उत्पन्न कर सके। इसी उदाहरण में मैं देना चाहूंगी कि जो नाट्य मंचन होते थे गणेश उत्सव के दौरान, मुझे बहुत अच्छे लगे वो शब्द जो उसके एक नाटक में कहे गए, किंतु उसका जो केसरी में लिखा गया था, लेकिन वो अंदर तक झकझोर देने वाला था। एक स्रोत का उल्लेख करना चाहूंगी। हाय, गुलामी में रहकर भी तुमको लज्जा नहीं आती। एक नाट्य मंचन के शब्द हैं ये। इससे तो अच्छा है कि आत्महत्या कर लो। तुम्हारे देश का नाम तो हिंदुस्तान है, फिर यहाँ अंग्रेजों का राज क्यों है। पंक्तियां 2-3 ही हैं, लेकिन जनमानस को अंदर तक उधेड़ देने वाली हैं कि कोई भी इन पंक्तियों को सुनकर उन हालातों में भी भीतर तक जागृत हो जाता होगा। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के उत्सव ने आजादी की उस लड़ाई में, स्वराज्य के उस संघर्ष में एक बहुत बड़ी दिशा प्रदान की और बहुत बड़ा सामाजिक अवदान था यह तिलक का, राजनीति के साथ साथ। इसके साथ साथ जब हम दूसरी तरफ जाते हैं कि भारतीय संस्कृति सदैव उदात्त चरित्र को, उदात्त नायकों से प्रेरणा पाती रही है, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, शिवाजी हो। तब उन्होंने उन हालातों में शिवाजी को चुना। भारतीय जनमानस में बसे इस भाव को राष्ट्रीय भाव से कैसे अनुप्राणित किया जाए, उस राष्ट्रीय नायक की आवश्यकता थी और इसके लिए वास्तव में उस वक्त शिवाजी से श्रेष्ठ कोई व्यक्तित्व नहीं था। जब उन पे उन्होंने विचार किया और उसका कारण ढूंढा तो उनको कारण भी बहुत जल्द मिल गया, क्योंकि शिवाजी की जो समाधि थी वह बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी।
शिवाजी से हर जनमानस जुड़ा हुआ था, लेकिन मृत प्राय समाज हो चुका था उस वक्त। लड़ने की हिम्मत शायद खो चुका था। क्रूरता से और अमानवीय व्यवहार के कारण ब्रिटिश साम्राज्य की उन परिस्थितियों में उन्होंने अपने पत्र केसरी के माध्यम से जनमानस से अपील की थी कि वे उस महान कार्य में योगदान देने के लिए उनकी समाधि को पुनर्स्थापित करने के लिए आगे आए और प्रतिवर्ष शिवाजी महाराज का उत्सव मनाएं। और 15 अप्रैल 1896 को पहले शिवाजी उत्सव की उन्होंने घोषणा की। और कहना ना होगा कि महाराष्ट्र के दूर दराज क्षेत्रों से दूर दूर तक हर मानस जो शिवाजी से अपने आप को जुड़ा पाता था वह चलकर वहां पहुंचा। यह समारोह अत्यंत सफल रहा और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो शिवाजी स्वयं आदर्श रूप में उपस्थित हो गए। क्या कल्पना रही होगी वास्तव में तिलक की। और यह केवल सीमित नहीं रहा महाराष्ट्र में। धीरे धीरे यह लहर, क्योंकि राष्ट्रवाद इससे जुड़ा हुआ था और राष्ट्र नायक इससे जुड़ा हुआ था, तो पूरे देश में इस लहर को फैलते हुए समय नहीं लगा। और बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो और देश के सुदूर कोने कोने में इस उत्सव को मनाने की जैसे होड़ लग गई थी। तिलक ने उसी दौरान मराठा में लिखा था कि नायक भक्ति प्रकृति में दृढ़ता से आरोपित है और हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं को उन सभी शक्तियों की आवश्यकता है जिन्हें कि एक स्वदेशी नायक की भक्ति हमारे हृदय में संभावित रूप से प्रेरित कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए आधुनिक समय के भारतीय इतिहास में केवल शिवाजी ही ऐसे नायक हैं। वे उस समय जन्मे थे जब सारा राष्ट्र कुशासन से लड़ रहा था और उससे मुक्ति चाहता था। अपने आत्म त्याग व आत्म बल से, आत्म साहस से उन्होंने विश्व को दिखा दिया कि भारत भाग्य तजित राष्ट्र नहीं है, भाग्यहीन राष्ट्र नहीं है भारत। लेकिन उन परिस्थितियों में भी जबकि हिंदू मुसलमानों को लगातार एक सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य लगा हुआ था और लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने सुनने में आती थी, उस वक्त उन्होंने कहा, केसरी में ही लिखा था कि यह सच है कि हिंदू व मुसलमान तब विभाजित थे जब शिवाजी का समय था। और शिवाजी को जो मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का तो सम्मान करते थे, लेकिन उस मुगल शासन के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा जो लोगों के लिए असहनीय हो गया था। तिलक यह दिखाना चाहते थे कि वास्तव में उन हालातों में जो लड़ाई है वो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध है, लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है। उस सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए उन्होंने उस वक्त लोगों को जागृत करने के लिए यह शब्द कहे। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिवाजी का उत्सव मुसलमानों का विरोध करना नहीं है या उन्हें उत्तेजित करना नहीं है। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और जहां तक जन सामान्य की राजनीतिक स्थिति का प्रश्न है, हिंदू व मुसलमान दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। क्या हम दोनों इन परिस्थितियों में शिवाजी के जीवन से कोई प्रेरणा नहीं ले सकते? इस प्रकार के मन को छू देने वाले शब्दों से जब तिलक ने तत्कालीन समाज को जीवंत किया, तो वास्तव में हम समझ सकते हैं कि आजादी की लड़ाई की दिशा में यह कितना बड़ा योगदान था। तिलक भली भांति यह भी समझ गए थे कि राजनीति के क्षेत्र में घुसे बिना विदेशी सत्ता पर प्रहार नहीं किया जा सकता। और उस वक्त हम देखते हैं कि कांग्रेस भी राजनीतिक पटल पर आ चुकी थी और एओ ह्यूम का जो मकसद रहा होगा या ब्रिटिश सत्ता जिस तरीके से उसका प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे जो ब्रिटिश सत्ता आश्वस्त हुई थी कि कांग्रेस उनके लिए सहयोगी रहेगी, वह भ्रम भी टूटने लगा था और उनको प्रतीत होने लगा था, क्योंकि तिलक जैसे लोग, गोखले जैसे लोग और भी बहुत से ऐसे क्रांतिकारी या मानस के लोग उससे जुड़ने लगे थे जिनका मकसद
किसी भी प्रकार से स्वराज्य की तरफ ले जाना था। उन परिस्थितियों में नरम दल से गरम दल की तरफ बढ़ते हुए लाल बाल और पाल के द्वारा जब कांग्रेस के भीतर गरम दल की स्थापना हुई, उन देश हित में तब भी कांग्रेस को तोड़ने के लिए तिलक विखंडन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका मकसद ये नहीं था कि बिखराव हो, वैचारिक विभिन्नता थी, किंतु उन हालातों में भी उनके अपने मानस से वो गरम दल की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने एक संकल्प लिया और उन हालातों में भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। इसके बाद एक बहुत बड़ी, हालांकि बहुत विस्तृत व्यक्तित्व है वो, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका जिक्र अगर नहीं किया जाएगा, समय कम है, मैंने समय ज्यादा ले लिया है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगी कि जब महाराष्ट्र के अकाल की उस विभीषिका को जो हमने सुना होगा, हम सब ने पढ़ा भी होगा, और जब भी हम आजादी के उस इतिहास में जाते हैं, पराधीनता के उस इतिहास में जाते हैं आजादी की तरफ बढ़ते हुए, तो हृदय पे एक बहुत बड़ा आघात लगता है जब हम पूना में जो रैंड नामक एक अधिकारी, हम सबके कानों में वह इस तरह के डायर, रैंड, इस तरह के नाम गूंजते हैं तो हमें तुरंत आ जाता है कि कितनी विभीषिका से भारतीय समाज उस दौर से गुजरा होगा जब तिलक थे। अत्यंत तानाशाही और स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय समाज के ऊपर हावी था, और जब उसकी विभीषिका से 22 जून को रैंड को हत्या हो गई थी तो ब्रिटिश सरकार अपना संतुलन खो बैठी। उन परिस्थितियों में आम जन को प्रताड़ना के साथ सामूहिक रूप से दंडित किया जा रहा था, जिस दंडित करने के तरीके से और प्रहार से तिलक तिलमिला गए थे भीतर तक। उन्होंने तब केसरी में पत्र लिखा, और उन लेखों के शीर्षक को ही अगर हम सुनते हैं तो लगता है कि लेखनी क्या हो, अंदर का उद्वेलन क्या हो, क्या लिखा जाने की आवश्यकता है, उसके शीर्षक से ही पता चल जाता है कि उनके 2 लेखों का शीर्षक को मैं बताना चाहूंगी। क्या सरकार अपनी बुद्धि खो बैठी है, या शासन का मतलब बदला लेना ही है? उन परिस्थितियों में उनको मित्रों को संदेह हुआ कि आतंक के तत्कालीन वातावरण में उनकी स्पष्टवादिता पर चिंता हुई, क्योंकि उनके मित्रों को अंदाजा था कि ब्रिटिश सरकार उनके अगेंस्ट किस तरीके के निर्णय ले सकती है। उन्होंने उन हालातों में भी यही उत्तर अपने मित्रों को दिया कि मेरा हृदय सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय से शुद्ध है। मेरे शब्द मेरी अंतरात्मा की पुकार है, और मैं जानता हूं कि मेरी भाषा चाहे कितनी भी कठोर हो, किंतु सरकार की आलोचना करने में कानून की सीमाओं का मैं कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। ऐसे थे तिलक। किंतु इन लेखों और कुछ अन्य लेखों के आधार पर हम सब जानते हैं कि 1897 में तिलक को बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। और उस राजद्रोह के मुकदमे के बाद किस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया, 18 माह का कारावास उन्होंने किस तरीके से भोगा, वह हमने जब भी इतिहास उठाया होगा और तिलक के जीवन को पढ़ा होगा तो वह त्रासदी हमारे भीतर तक उस पीड़ा को जरूर भेदना चाहिए, जिसके लिए कि आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। तिलक के ऊपर व्याख्यान हमारा मकसद नहीं, वास्तव में तिलक जैसे व्यक्तित्व जो प्रेरणा दे जाते हैं समाज को बदलने की, परिस्थितियों को बदलने की, हालातों को बदलने की, वह आज की सभा का मकसद होगा निसंदेह। इस केस के निर्णय के बाद कोर्ट के बाहर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, और ब्रिटिश साम्राज्य को यह लग रहा था कि चुपचाप से तिलक को निकाल देंगे और जेल भेज देंगे, लेकिन यह संभव नहीं था। उनको पीछे से निकाला गया, लेकिन लोकमान्य की लोकमान्यता इस घटना के बाद और बढ़ गई थी। श्री एन जोग ने उनके विषय में लिखा है कि उनका अपराध यह नहीं था कि वह केसरी में क्या लिखते हैं, या बल्कि उनका अपराध तो यह था
कि वह इस राजनीतिक विचार के थे कि अंग्रेज भारत से निकाल के बाहर किए जाए। अतः उनका अपराध भारतीय दंड संहिता में नहीं बल्कि उनकी खोलती हुई देशभक्ति में था। इसलिए सरकार उन्हें किसी भी तरीके से अपने रास्ते से हटाने की तरकीबें ढूंढ रही थी। वास्तव में उन्हें सजा मिलेगी यह हर दशा में निश्चित था। उनके बाद मांडले जेल से जाने से पहले जो उनके साथ हालात थे, जब 6 वर्ष का जीवन उन्होंने गुजारा और गीता रहस्य लिखा, और तिलक का मुकदमा भारत के कानूनी इतिहास में और उससे भी अधिक हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने जूरी के सामने 21 घंटे तक अपनी तर्क पटुता का परिचय दिया था। 21 घंटे तक उनके अपूर्व ज्ञान और उनकी तर्क पटुता को देखकर स्तब्ध थे देश के ही नहीं, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी, अफसर, जूरी के सदस्य। उनका वह वक्तव्य देश के स्वतंत्रता संग्राम का वास्तव में घोषणा पत्र था, और सारे घटनाक्रम से स्पष्ट था कि अंत सारे जो नाटक चल रहा था, जिसमें कहीं भी तिलक दोषी नहीं थे, लेकिन दोषारोपण तो करना ही था, ब्रिटिश सरकार को उनको सजा तो देनी ही। उस वक्त भी तिलक अविचल रहे, और वह दंड सुनाने से पहले जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, इस पर तिलक ने जो उत्तर दिया वह हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मुझे केवल यह कहना है कि जूरी के निर्णय के बाद भी मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि मैं निरपराध हूं। और भी महान शक्तियां हैं जो सबको भाग्य निर्धारित करती हैं। शायद विधाता की इच्छा यही है कि जिस काम को मैं करना चाहता हूं उसमें मेरे स्वतंत्र रहने की अपेक्षा और सहने से ही सहायता मिले। तिलक को 6 वर्ष की काले पानी की सजा हुई, और इस सजा से सारे देश में खलबली मच गई, और बंबई की मिलें और देश भर में जिस प्रकार का वातावरण बना और दुकानें बाजार सब बंद हो गए, लोगों की यह वास्तव में स्वयं स्फूर्त पहली हड़ताल थी किसी व्यक्ति के लिए, किसी लोकमान्य तिलक के लिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लिए। इसी सजा के दौरान गीता रहस्य हमें मिला, जो उन्होंने लिखा उन कठिनतर परिस्थितियों में, जो कि मैंने पहले भी बताया। समय कम है और होम रूल के लिए, स्वराज्य के लिए एनी बेसेंट के साथ मिलते हुए उन्होंने अलग ढंग से होम रूल को जिस तरीके से पाने की कोशिश की, और उनका कहना था स्वराज्य को लेकर, मैं उनके इन शब्दों को कहते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी कि हमारा धर्म है कि जिस प्रकार उष्मा के गुण को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, होम रूल का सीधा सा अर्थ है कि घर का प्रबंध घर के रहने वाले के हाथ में हो। हम होम रूल को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे, भले ही इस प्रयास में हमें मरुस्थल जाना पड़े, अज्ञातवास करना पड़े, कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तथा अंत में हमारी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। होम रूल अर्थात मेरी राय लेकर ही मेरे घर के, मेरे देश के मामलों को निपटाया जाए। उनका स्वराज्य का दिया हुआ वह संदेश, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उनके जीवन काल में तो पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद हमने उसे पाया। लेकिन आज भी हमें सोचने की आवश्यकता है कि उस स्वराज की दिशा में हम और कितना आगे बढ़ें, उस स्वराज्य को हम पाएं, उस स्वतंत्रता के बाद उस स्वराज की तरफ जो तिलक का स्वप्न था, हमें बढ़ने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो तिलक चाहते थे कि शिक्षा को सुधारना, और शिक्षा के साथ साथ मातृभाषा में
व्यवहार और मातृभाषा में शिक्षा, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि केसरी में ही जब उन्होंने लिखा था कि शिक्षा देसी भाषाओं में दी जानी चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या अंग्रेज लोग अपने लोगों को फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाते हैं या सिखाते हैं? क्या जर्मन लोग अपनी शिक्षा अंग्रेजी में देते हैं? उसके पीछे का भाव यही था कि किसी भी देश का शिक्षित वर्ग विदेशी भाषा के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर आगे नहीं बढ़ सकता। जो शिक्षा 8 वर्ष में पाई जा सकती है, उसको पाने के लिए 25 वर्ष का समय लग जाए। तो उनका मंतव्य यह नहीं था कि विदेशी भाषा ना सीखी जाए, लेकिन शिक्षा वास्तव में जो ज्ञान की परिपाटी है वो अपनी भाषा में हो, अपने व्यवहार में हो, अपनी परंपराओं के साथ, चूंकि अपनी भाषा जुड़ी होती है। और ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम अपनी भाषा का सम्मान करें। उनका कहना था, मैं एक ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर सकता हूं जिसमें सारा भारत एक सामान्य भाषा या राष्ट्र भाषा अपना सके। एक भाषा राष्ट्रीयता का एक बहुत बड़ा पैमाना है और महत्वपूर्ण तत्व है। आप एक सामान्य भाषा के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उन परिस्थितियों में तिलक अवगत थे, उन हालातों से जिनको हम फेस किया है और फेस कर भी रहे हैं, कि वास्तव में अंग्रेजी का ज्ञान किसी भाषा का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है उस परिपाटी में, उस विस्तृत थाती में जो हमारे पास बिखरी पड़ी रही, लेकिन भाषा की एक हीनता के कारण हम उसे पीछे छोड़ते चले गए। तिलक की वह आवाज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की वह आवाज आज भी आवश्यक है देश को। आज भी किसी भी जनरेशन को, किसी भी राष्ट्र को उसकी आवश्यकता है, जहां अपनी भाषा के सम्मान के साथ, अपनी थाती की सम्मान के साथ तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, जब हम अपनी परंपराओं का, अपने इतिहास का, अपनी भाषा का सम्मान करें। अब समय मैंने बहुत अधिक ले लिया है, किंतु मैं बहुत सारी चीजें चाह कर भी नहीं छोड़ पा रही थी। बहुत बधाई दूंगी सभी को। और तिलक का जाने के बाद भी जो आने वाली जो पीढ़ियां थी, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो गांधी रहे हों या भगत सिंह हो या आगे आने वाले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हो, उन्होंने तिलक से निसंदेह प्रेरणा ली है। और उस प्रेरणा की भूमिका में आज जब हम इतने वर्षों बाद, लगभग 100 वर्षों बाद तिलक को याद कर रहे हैं उनके जाने के बाद, तो निश्चित रूप से स्वराज की तरफ बढ़ते हुए, उनकी उस सोच को सार्थक करते हुए, उस दिशा में हम और किस प्रकार से आगे बढ़ें, स्वाधीनता से स्वराज की तरफ बढ़ें। मैं सभी को बहुत बधाई दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अत्यंत रोचक तथ्यों के साथ आपने सारी बातें रखी, और एक जो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्भयता के प्रतीक तिलक रहे हैं। और शिवाजी का जो जन्मोत्सव मनाना था, उसको लेकर जो आपने बात रखी, शिवाजी जन्मोत्सव हो या गणेश चतुर्थी वाला हो, गणेश उत्सव हो, और शिवाजी को लेकर जो अपने व्याख्यान में उन्होंने जो बात रखी थी, उसको रेखांकित जो आपने किया, वो सबको फिर से याद दिलाना चाहिए। और जो श्रोता जुड़े हुए हैं उनके लिए एक विशेष सूचना भी है कि दीदी की एक पुस्तक भी है, उपल प्रकाशन से आई हुई है, सांप्रदायिकता के परिप्रेक्ष्य में भारत का विभाजन। तिलक कदापि नहीं चाहते थे कि सांप्रदायिकरण की ओर जाएं। वे हमेशा भारत को एक बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, मराठा के माध्यम से या केसरी के माध्यम से। तो दीदी ने जो बात हमारे समक्ष रखी, यद्यपि अभी और हम सुनना चाहते हैं, परंतु ऑनलाइन में 1 घंटा, सवा घंटा बहुत अधिक फिर श्रोता उबने लगते हैं, और किसी का 1.5 GB का डेटा होता है तो 1 घंटे में समाप्त हो जाता है। तो यह भी परेशानी है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने 1 घंटे का, सवा घंटे का कार्यक्रम हमने रखा है। आपका बहुत बहुत आभार दीदी कि आपने सभी श्रोताओं में फिर से तिलक की उस स्मृति को डालते हुए राष्ट्रवाद को जगाने का काम किया है। अब मैं अगली कड़ी में हमारी दीदी
स्वर्ण अनिल जी को, जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं।